Hey guys, welcome to the ninth video of History Phobia. So in this video we are going to cover our very different topic, that is East India Company. So as we all are aware about East India Company, that it had played a major role in our Indian history. So we will get to know that how it started and what major role it played. So let's start. तो सबसे पहले क्या हुआ कि 1600 में एक चार्टर पास हुआ, जो कि रूलर ऑफ इंग्लैंड थी उस टाइम पे, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। तो उस चार्टर हमारा होता था जिसमें रिटन स्टेटमेंट ऑफ राइट्स लिखे होते थे। तो उस रिटन स्टेटमेंट ऑफ राइट्स में क्या था कि उनको, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको सोल राइट मिला ट्रेड करने का विद ईस्ट से, जहाँ पे कोई अदर ट्रेडिंग कंपनी इंग्लैंड से उसके साथ compete नहीं करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो हमारी इस चार्टर की मदद से जो कंपनी थी वो ओशंस में इधर उधर घूम सकती थी, और वो न्यू लैंड्स को सर्च करती थी ताकि वो वहाँ से चीप गुड्स को बाय कर सके और उसको यूरोप में कैरी करके उसको हायर प्राइसेस में सेल करे। ठीक है, तो अब उस चार्टर की मदद से अब उनके पास कोई कंपटीशन नहीं था, तो उनके पास अब ट्रेडिंग, अब कोई अदर इंग्लिश मर्केंटाइल कोई कंपनी थी नहीं, तो वो हायर प्रॉफिट अर्न करने लगे और कंपटीशन को एक्सक्लूड करके बाय करते थे चीप गुड्स एंड सेल करते थे उसको वहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जो रॉयल चार्टर जो था, जो कि क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट से मिला था ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो वो ज़्यादा देर तक यूरोपियंस पावर को ईस्टर्न मार्केट में एंटर करने से रोक नहीं पाया। तो जो अब हमारी फर्स्ट इंग्लिश शिप थी, उसने सेलिंग स्टार्ट करी और वो सेल करके पहुंची वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका और अराउंड केप ऑफ गुड होप, और उसने क्रॉस किया इंडियन ओशन को। ठीक है, तो अब जो पोर्चुगीज़ थे उनने पहले से अपना प्रेजेंस इस्टेब्लिश कर रखा था वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में, जिसका बेस गोवा में था। और जो वास्को डो गामा थे, एक वो पोर्चुगीज़ एक्सप्लोरर थे और उनने सी रूट को भी एक्सप्लोर कर लिया था इंडिया के लिए, इंडिया का, इन 1948 में। तो अर्ली 17th सेंचुरी में क्या हुआ, डच थे वो भी एक्सप्लोर कर रहे थे ट्रेड इन इंडियन ओशन में ट्रेड को वो भी एक्सप्लोर करने लगे थे, और जो फ्रेंच थे वो भी इस सीन में अराइव होने लगे, फ्रेंच का भी आना स्टार्ट हो गया था। तो अब प्रॉब्लम क्या होने लगी, प्रॉब्लम ये हुई कि जो सारी यूरोपियंस जो अब एंटर हो रहे थे, यूरोपियन पावर, जो उसमें जो कंपनीज थी वो अब इंटरेस्टेड थे बाइंग द सेम थिंग, मीन्स एक ही चीज़ को ख़रीदने के लिए सारी कंपनीज इंटरेस्ट दिखाने लगी। तो उस टाइम पे जो कॉटन था और सिल्क था, ये दो चीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड होने लगी, क्योंकि क्वालिटीज़ ऑफ कॉटन वाज वेरी गुड इन इंडिया, और सिल्क जो था उसकी बहुत बड़ी मार्केट थी इन यूरोप में, इंडियन सिल्क की बहुत बड़ी मार्केट थी इन यूरोप में। इसी के साथ साथ क्या हुआ, पेपर, क्लोव, कार्डमम, सिनेमम वर इन ग्रेट डिमांड। ये सब हमारी स्पाइसेस में आती, कि जो स्पाइसेस थी वो भी बहुत ज़्यादा ग्रेट डिमांड पे होने लगी। और जो कंपटीशन था अमंग यूरोपियन कंट्रीज़, इस कंपटीशन की वजह से जो प्राइस था वो पुशअप होने लगा, चीज़ों का प्राइस पुशअप होने लगा, और जो कंपनीज़ जो प्रॉफिट अर्न कर रही थी, प्रॉफिट वो रिड्यूस होने लगा। ठीक है, और जो ट्रेडिंग कंपनीज थी वो फ्लोरिश करने लगी बाय एलिमिनेटिंग राइवल कॉम्पिटिटर्स, और एलिमिनेट करने लगी राइवल कॉम्पिटिटर्स। इस वजह से उनके बीच में बैटल स्टार्ट हो गया बिटवीन द डिफरेंट कंपनीज। तो क्या हुआ, इन 17th एंड 18th सेंचुरी में क्या हुआ, जो ट्रेडिंग कंपनीज थी, जो राइवल ट्रेडिंग कंपनीज थी, वो क्या करने लगी, वो रेगुलरली सैंक करने लगी, मतलब डुबाने लगी ईच अदर शिप्स, मतलब वो एक दूसरे की शिप्स को डुबाने लगी, वो रोड को ब्लॉक करने लगी, जिससे शिप रूट को ब्लॉक करने लगी। और जो राइवल शिप्स होती थी उसके मूवमेंट को स्टॉप करने लगी, ताकि वो सप्लाई ऑफ गुड्स को ना कर पाएँ। ठीक है, अब जब क्या हुआ, अब जब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी, ये सब रूट्स को ब्लॉक करने लगे और ये सब चीज़ें, शिप को मूवमेंट को रोक दिया जाने लगा,
तो क्या करने लगा, अब जो ट्रेड होने लगा वो विद द हेल्प ऑफ आर्म्स के द्वारा होने लगा। मीन्स अब जो लोग जब ट्रेड करते थे वो अपने पास हथियार रखने लगे, और जो उनके पोस्ट थे जहाँ पे वो अपना गुड्स को स्टोर करके रखते थे, वहाँ पे उनने अब उसको प्रोटेक्ट करने के लिए फोर्टिफिकेशन स्टार्ट कर दी। मीन्स उसको किलाबंदी टाइप कर दिया। मीन्स उसमें अब उसको अपने पोस्ट में वो बड़ी बड़ी दीवारें बनाने लगे ताकि वो उसको प्रोटेक्ट कर पाए। तो अब क्या हुआ, अब फोर्टिफाइड सेटलमेंट के वजह से, और जो अब ये जो कंपनीज़ जो ईस्ट इंडिया कंपनीज़ थी, अब वो प्रॉफिटेबल उनका जो बिज़नेस होने लगा, इसके प्रॉफिटेबल ट्रेड के वजह से अब लोकल रूलर्स के से उनका इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होने लगा। तो अब क्या हुआ, जो कंपनी थी अब वो ट्रेड और पॉलिटिक्स को सेपरेट नहीं कर पा रही थी। मीन्स अब ट्रेड अलग नहीं हो पा रहा था, अब वो पॉलिटिक्स के साथ मिलना ही था उसको। तो अब क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना ट्रेड बिगिन किया बंगाल में। ठीक है, तो उसने क्या किया, फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री को उसने सेटअप किया एट द बैंक ऑफ हुगली इन 1651। ठीक है, और वो उसका, और ये जो हुगली रिवर पे उसने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री जो इस्टेब्लिश की थी उसको कहते हैं, वो एक बेस था फ्रॉम विच ट्रेडर्स नोन एज दैट टाइम फैक्ट्री ऑपरेटेड कहते थे उस टाइम पे उनको। तो जो फैक्ट्री थी, फैक्ट्री के पास एक वेयर हाउस था वेयर गुड्स फॉर एक्सपोर्ट वॉज केप्ट। मीन्स जहाँ पे वो जो फैक्ट्री थी उसमें गुड्स ऑफ वेयर हाउस था जहाँ पे गुड्स को स्टोर करके रखते थे जो कि एक्सपोर्ट होने वाले होते थे, और उसके पास, और वहाँ पे ऑफिसेस थे जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स बैठते थे और पेपर वर्क करते थे। तो अब क्या हुआ, ट्रेड एक्सपैंड होने लगा। अब जो कंपनी थी वो मर्चेंट्स और ट्रेडर्स को अब बोलने लगी कि अब आप सेटल हो जाए नियर फैक्ट्री। अब क्योंकि अब उनका ट्रेड बढ़ रहा था, तो अब वो ट्रेडर्स और मर्चेंट्स को बोलने लगे कि अब आप फैक्ट्री के पास आके सेटल होने लगे। ठीक है, तो अब क्या हुआ, बाय 1969 अब बिल्डिंग ऑफ फोर्ट नियर सेटलमेंट, मतलब फोर्ट सेटलमेंट की टूवर्ड्स अब फोर्ट्स की बिल्डिंग, मतलब फोर्ट्स बनने लगे। तो अब क्या होता है, आफ्टर 2 इयर्स क्या होता है, जो मुग़ल ऑफिशियल्स होते हैं वो नहीं, आफ्टर 2 इयर्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है वो मुग़ल ऑफिशियल्स को घूस देने लगती है ताकि वो कंपनी को ज़मींदारी राइट्स दे दे ओवर 3 विलेजेस। ठीक है, तो उसमें से एक जो था वो कैलिकथा था, जिसको जो लेटर ग्रू होता है कैलकट्टा, और जिसको अभी हम कोलकाता कहते हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जो मुग़ल एम्परर और औरंगज़ेब, तो उस टाइम क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने औरंगज़ेब को परस्यूट किया कि वो एक फरमान इशू करे जिसमें उनको ईस्ट इंडिया कंपनी को राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री, मीन्स उनको अब ड्यूटी फ्री ट्रेड करने की उसमें उनको इजाज़त दी जाए। ठीक है, तो उनने औरंगज़ेब से ये फरमान इशू करवा लिया। ठीक है, तो अब क्या हुआ, द कंपनी ट्राई टू प्रेस कंटिन्यूसली कंसेशंस एंड मैनिपुलेटिंग एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस। तो अब क्या हुआ, धीरे धीरे जो कंपनी थी वो धीरे धीरे अपना फ़ायदा देखने लगी, और अपने फ़ायदे के लिए जो उस टाइम पे जो रूल्स और रेगुलेशंस थे उसको चेंज करने की कोशिश करने लगी, और जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था उन चीज़ों को मैनिपुलेट करने लगी। अब क्या हुआ, जो औरंगज़ेब का फरमान था, जिसने ग्रांट किया था कंपनी का राइट टू ट्रेड, तो अब वो क्या हुआ, ड्यूटी फ्री। तो अब क्या हुआ, जो उसके ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे वो क्या करने लगे, उस औरंगज़ेब के फरमान को लेके, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए था सिर्फ, कि वो ट्रेड फ्री कर सकते हैं, मींस वो ट्रेड बिना टैक्स के कर सकते हैं। तो अब क्या हुआ, जो ऑफिशियल्स थे वो प्राइवेट ट्रेड स्टार्ट करने लगे, मीन्स वो उस फरमान को लेके साइड बाय साइड अपना प्राइवेट ट्रेड स्टार्ट करने लगे, और उनने क्या किया, इससे छुप के, और वो रिफ्यूज़ करने लगे कि वो अब कोई भी वो टैक्स नहीं देंगे।
तो इसके वजह से क्या हुआ, जब वो टैक्स देने के लिए मना करने लगे, इसके वजह से बहुत ज़्यादा लॉस होने लगा रेवेन्यू में बंगाल के रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा लॉस होने लगा। तो अब क्या हुआ, अब क्वेश्चन आता है हाउ ट्रेड लेड टू बैटल। तो अब क्या हुआ, अर्ली 18th सेंचुरी में जो कंपनी और नवाबों के बीच में, नवाब और बंगाल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था वो बढ़ने लगा, और ज़्यादा उनके बीच की जो लड़ाई थी वो और ज़्यादा इंटेंसिफाइड मीन्स गहरी होने लगी। ठीक है, अब जबकि औरंगज़ेब की डेथ हो चुकी थी, तो अब जो पावर थी वो अब रीजनल पावर वर डूइंग एट दैट टाइम, और उसके साथ साथ जो मुर्शिद कुली खान थे फॉलोड बाय अलीवर्दी खान एंड देन सिराजुद्दौला नवाब ऑफ बंगाल, ईच वर जो थे उस टाइम पे फिर दोनों सक्सेसर्स होने लगे, और जो कि सारे में उनमें से एक स्ट्रॉन्ग रूलर थे। तो अब जो रूलर थे उनने क्या किया, वो रिफ्यूज़ करने लगे, उनने रिफ्यूज़ किया ग्रांट ऑफ द कंपनी के कंसेशन ग्रांट को रिफ्यूज़ करने लगे, और वो डिमांड करने लगे लार्ज ट्रिब्यूट डिमांड करने लगे फ्रॉम द कंपनी, और राइट टू ट्रेड भी डिनाइड करने लगे, और वो कॉइन्स को मिंट करने के लिए भी मना करने लगे, राइट टू कॉइन्स और मिंट उसको भी मना करने लगे, और स्टॉप टू एक्सटेंड इट्स फोर्टिफिकेशन मीन्स अब जो कंपनी जो अब फोर्टिफिकेशन जो सेटलमेंट के साइड बाय साइड कर रही थी उसको बढ़ाने के लिए भी अब मना करने लगे। तो उनने क्या किया, बंगाल गवर्नमेंट के अमाउंट ऑफ ह्यूज रेवेन्यू को और अंडरमाइन कर रहे हैं अथॉरिटी ऑफ नवाब्स को। तो क्या हुआ, और जब वो रिफ्यूज़ कर रहे थे पे टैक्स के लिए, और अब क्या करने लगे, वो डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स लिखने लगे नवाब्स को, और ह्यूमिलेट करने लगे नवाब और उनके ऑफिशियल्स को। तो अब जो कंपनी थी वो क्या कहने लगी, कंपनी ने डिक्लेयर किया कि जो रूलर्स थे उनके अनजस्ट डिमांड की वजह से जो उनकी कंपनी थी वो फ्लोरिश नहीं कर पा रही है, और वो तब तक नहीं ग्रो कर पाएगी जब तक उनकी ड्यूटीज़ जो थी वो रिमूव नहीं करी जाएगी, तब तक वो कंपनी फ्लोरिश नहीं कर पाएगी। तो अब उनने क्या किया, वो कन्वेंस करने लगे टू एक्सपैंड ट्रेड इन इंडिया, और उनने अपने सेटलमेंट को एनलार्ज करने लगे बाय द हेल्प ऑफ विलेजर्स, और रिबिल्ड करने लगे अपने फोर्ट्स को। तो क्या हुआ, अब जो ये कॉन्फ्लिक्ट था बिटवीन कंपनी एंड नवाब्स ऑफ बंगाल, ये अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। तो अब जब इनके बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट जो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, तो अब इसके वजह से अब उनके बीच में बैटल ऑफ प्लासे हुआ। ठीक है, अब दोनों के बीच में बैटल ऑफ प्लासे विच वॉज फॉट बिटवीन कंपनी एंड नवाब ऑफ बंगाल। तो अब जब ये बैटल ऑफ प्लासे हुआ तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बैटल है जो कि हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि ये फर्स्ट बैटल था जिसमें फर्स्ट मेजर विक्ट्री हुई ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो कि इंडिया में। ठीक है, तो अब जो कंपनी ऑफिशियल्स थे अब वो नवाब बन चुके थे। ठीक है, जो कंपनी सर्वेंट्स थे वो अब वो अपना विज़न देखने लगे, मीन्स अब वो अपने आप को नवाबों के तरह रहने का ख्वाब देखने लगे कि वो एक लाइफ में रह रहे जो जिसमें वो नवाबों के तरह रह रहे। ठीक है, तो अब आफ्टर द बैटल जो नवाब थे, जो एक्चुअल नवाब ऑफ बंगाल थे, उनको फोर्स किया जा रहा था, तो फोर्स कर रहे थे टू गिव लैंड और बहुत ज़्यादा वास्ट सम ऑफ मनी टू द कंपनी ऑफिशियल्स एज अ पर्सनल गिफ्ट। मीन्स अब बहुत ज़्यादा उन लैंड गिफ्ट करने को और बहुत ज़्यादा मनी देने के लिए अब जो एक्चुअल नवाब्स थे उनको फोर्स करने लगे ब्रिटिशर्स, मीन्स जो कि कंपनी ऑफिशियल्स थे। तो अब जो रॉबर्ट क्लाइव थे उनने बहुत ज़्यादा फॉर्च्यून इंडिया में बनाया, मीन्स उनने बहुत ज़्यादा धन दौलत कमाई इंडिया में, जो कि इंडिया आए थे मद्रास में फ्रॉम इंग्लैंड। वो आए थे मद्रास फ्रॉम इंग्लैंड इन 1744, वो मद्रास में आए। उसके बाद एट द एज ऑफ 18 वो 18 की एज में आए, और इन 1787
सॉरी सो इन 1767 उनने इंडिया को लेफ्ट किया, ठीक है। जब वो इंडिया को छोड़ के गए तो उनने एक बहुत ज़्यादा फॉर्च्यून में उनने वेल्थ को कमाया, जो कि वर्थ थी $401 401 एंड 102 401 102, जो कि बाद में अपॉइंट हुए एज अ गवर्नर ऑफ बंगाल इन 1764 बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और उनकी जो इतनी ज़्यादा जो वेल्थ थी वो सस्पिशियस थी सबके लिए, ठीक है। बट क्या हुआ, बाद में ही कमिटेड सुसाइड इन 1774। तो अब हम बात करें और सारी कंपनीज ऑफिशियल की, तो जो सारी कंपनी जो और रॉबर्ट क्लाइव को छोड़ के जो और भी जो कंपनीज़ के ऑफिशियल थे, तो सब सक्सीड नहीं हुए मेकिंग मनी इन इंडिया, ठीक है। मेकिंग मनी इन इंडिया जो थे वो सक्सीड नहीं हुए। कुछ तो बहुत पहले ही जो कुछ थे वो बहुत जल्दी डाइड हो गए क्योंकि ड्यू टू वॉर एंड डिजीज़। तो सबको हमको डिसऑनेस्ट कहना, सारे ऑफिशियल्स को डिसऑनेस्ट कहना और कहना कि वो सिर्फ मनी मेकिंग के लिए आए थे, तो ये गलत होगा। मीन्स सब डिसऑनेस्ट थे ऐसा हम नहीं कह सकते। तो जो कुछ बहुत से ऐसे ऑफिशियल्स थे जो कि हम्बल बैकग्राउंड से थे और जिनका मेन डिज़ायर था कि वो बस मोर मनी को अर्न कर पाएँ इंडिया में, ताकि वो जब वापस अपने ब्रिटेन जाएं तो वो वहाँ पे एक लग्जीरियस लाइफ जी पाएँ, ठीक है। तो उनका मेन मोटिव ये था। और जो मैनेज कर पाते थे जो ज़्यादा वेल्थ को लेके रिटर्न करने पे, तो वो एक बहुत ही फ्लैशी लाइफ जीते थे ब्रिटेन में और वो फ्लॉन्ट करते थे उस अपने रिचेस को, ठीक है। और इसकी वजह से ये जो बहुत ज़्यादा वेल्थ कमाने लगे इंडिया से, तो जब वो वापस अपने ब्रिटेन जाते थे तो इस वजह से एक सोशल क्लाइंबर सेटअप हो गया। मीन्स एक सोशल क्लाइंबर एक अलग सोशल कैटेगरी बन गई इन ब्रिटिश सोसाइटी। और इस वजह से इन लोगों की बहुत ज़्यादा मजाक भी उड़ाया जाता था कार्टून्स और फिल्म्स में। और इनको कहते थे नवाब्स, इनको नवाब्स कहते थे, जो कि इंडियन वर्जन वर्ड ऑफ नवाब का एक दूसरा मीनिंग है। तो क्या हुआ, आफ्टर द कंपनी एक्सपैंडेड, तो अब जो कंपनी थी वो एक्सपैंड करने लगी अपने रूल्स को और धीरे धीरे अपने रूल्स को एक्सपैंड करने लगी और स्टार्ट करने लगी न्यू एडमिनिस्ट्रेशन को सेटअप करना, और उसने अपनी एक ओन कंपनी बनाई। तो धीरे धीरे करके कंपनी ने क्या किया, बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ों में अपना चीज़ें सेटअप करने लगी और उसने अपनी कंपनी बनाई, एडमिनिस्ट्रेशन बनाया, और धीरे धीरे करके उनका कंट्रोल था वो धीरे धीरे करके पूरी इंडिया में आ गया। तो अगर हम अब ऑल ओवर बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी के कंक्लूजन पे, तो हमको ये पता चलता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक ट्रेडिंग कंपनी के रूप में आई थी और उसने टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर सेटअप कर ली थी इंडिया में। वो एक ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी के रूप में आते हुए ट्रांसफॉर्म हो गई टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर में, जिसने पूरी इंडिया को हथिया लिया धीरे धीरे करके। और जब उसके आने के बाद अराइवल ऑफ न्यू स्टीम टेक्नोलॉजी हुई इन द 19th सेंचुरी। तो उस टाइम पे क्या होता था, जब कहीं पे भी जाया जाता था तो वो जनरली 6 to 8 मंथ लेता था ट्रैवल करने के लिए इंडिया बाय सी, ठीक है। बट क्या हुआ, आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ स्टीमशिप उसने जर्नी को रिड्यूस कर दिया फ्रॉम टाइम टू 3 वीक। तो उसने 3 वीक का टाइम कम कर दिया। तो इससे अब क्या होने लगा, जब स्टीमशिप इंट्रोड्यूस हो गई तो अब ये और ज़्यादा हेल्प करने लगे ब्रिटिशर्स को, ताकि वो अपनी फैमिली के साथ इंडिया में दूर दूर कंट्रीज़ में जा सकें लाइक इंडिया, ठीक है।
तो अब क्या हुआ, बाय 1857 जो कंपनी थी वो एक्सरसाइज करने लगी डायरेक्ट रूल ओवर 63% ऑफ द टेरिटरी एंड 78% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। मीन्स उसने बहुत ज़्यादा हद तक इंडिया को कब्ज़ा कर लिया था। ठीक है, तो उसका अभी मतलब पूरा तो वो कंट्रोल नहीं कर पाई थी, मतलब ऑलमोस्ट पूरा ही था, बट अभी अगर हम एनालिसिस करें, मीन्स अगर हम अभी नंबर्स पे देखें तो अभी मतलब पूरा उसने कंट्रोल नहीं करा है, अभी भी कुछ परसेंट बाकी है। तो क्या हुआ, अब जो कुछ बाकी था, जो कुछ परसेंट अभी बाकी था उसको हथियाने से, तो उसमें क्या हुआ, अब उनका इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस होने लगा। और जो इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस की वजह से जो टेरिटरी एंड पॉपुलेशन थे वो भी अब उसके अंडर ही कंट्रोल में काउंट होने लगे। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अब वो क्या था, मतलब अब वो वर्चुअली अगर हम एक हिसाब से देखा जाए देखें तो अब उनका होल कंट्रोल था ओवर इंडिया। तो इस वीडियो पे मैंने सोचा, तो मैं जितना हो सका मैंने मेन चीज़ें इसमें कवर करी हैं। आई होप यू लाइक माई वीडियो। सो इफ़ यू लाइक, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट and help me to know what all the things I can do better in my video. So thank you so much and subscribe to my channel History Phobia.